हेलो दोस्तों, शिव कुमार कंप्यूटर नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम कवर करेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर भाग 3, कुल 19 प्रश्न। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और आप पर क्लिक कीजिए। हम अपने चैनल पे ऐसी तरह के वीडियोस लाते रहते हैं। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और मेरे वीडियो से आपको कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने में मदद मिलती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने में मदद मिल सके। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करना ना भूले। और कमेंट में आप कहाँ देख रहे हैं आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे वीडियो से आपको कौन से क्वेश्चन या कौन सी वीडियोस आपको समझ में नहीं आते या आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, इनमें से कौन सा मदरबोर्ड का नाम नहीं है? तो मदरबोर्ड का नाम नहीं है तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 कंप्यूटर बोर्ड। क्योंकि मदरबोर्ड के जो नाम होता है उसके अंदर मदरबोर्ड के अंदर कौन सा होता है तो इसके अंदर होता है सिस्टम बोर्ड, मेन बोर्ड और लॉजिक बोर्ड, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर बोर्ड नहीं होता, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 कंप्यूटर बोर्ड, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मदरबोर्ड पर चिप के लिए उपस्थित कनेक्शन पॉइंट्स को क्या कहते हैं? ठीक है, तो चिप्स के लिए मदरबोर्ड पर जो उपस्थित कनेक्शन पॉइंट्स होते हैं उसको कहते हैं सॉकेट्स, ठीक है। मतलब जो मदरबोर्ड पर जो चिप के लिए जो उपस्थित कनेक्शन पॉइंट्स होते हैं, यानी कि जो लगा मतलब कनेक्शन के लिए जो पॉइंट्स लगा होता है, ठीक है, चिप के लिए, उसको कहते हैं सॉकेट्स, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के भागों को जोड़ने वाला मुख्य सर्किट बोर्ड कौन सा होता है? मतलब कंप्यूटर के विभिन्न भागों को जोड़ने वाला मुख्य सर्किट बोर्ड कौन सा होता है? तो वो होता है मदरबोर्ड। मतलब मदरबोर्ड के बिना कोई भी कंप्यूटर का कोई भी भाग नहीं जुड़ सकता है, चाहे वो कीबोर्ड हो, माउस हो, चाहे वो सीपीयू हो, चाहे वो स्पीकर हो, माइक हो, ठीक है, या प्रिंटर हो, ठीक, या कैमरा क्यों ना हो, स्कैनर हो, या कोई भी चीज हो, वो मदरबोर्ड के बिना नहीं जुड़ेगा, ठीक है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक्सपेंशन स्लॉट का क्या कार्य है? ठीक है, मतलब कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक्सपेंशन स्लॉट का कार्य होता है इंटरनल कार्ड जोड़ने के लिए। मतलब जो इंटरनल कार्ड होता है उसको जोड़ने के लिए कंप्यूटर मदरबोर्ड पर एक्सपेंशन स्लॉट का कार्य होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एक प्रोसेसर की गति किसमें मापी जाती है? मतलब जो प्रोसेसर है उसकी गति किसमें मापी जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज, ठीक है। मतलब मेगाहर्ट्ज से या फिर गीगाहर्ट्ज से इसमें मापी जाती है, लेकिन दोनों से मापा जाता है, ठीक है। देखो कम स्पीड होता है तो मेगाहर्ट्ज से, ज्यादा स्पीड होता है तो गीगाहर्ट्ज से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, खाली स्थान का बिना मुख्य प्रिंटिंग सर्किट बोर्ड पीसीबी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 जो रैम है वो कंप्यूटर मुख्य प्रिंटिंग सर्किट बोर्ड होता है, ठीक है। चलिए क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड है? और मुख्य सिस्टम बोर्ड होता है वो क्या होता है? मदरबोर्ड, ठीक है। मदरबोर्ड रहेगा तभी कीबोर्ड जुड़ेगा, सीपीयू कंप्लीट होगा और माइक्रोचिप भी लगेगा उसमें। अगर मदरबोर्ड नहीं होगा कंप्यूटर के अंदर तो कोई भी चीज नहीं जुड़ेगा, चाहे कीबोर्ड हो, माउस हो, सीपीयू हो, प्रोसेसर हो, या फिर स्पीकर हो, माइक हो, ठीक है, प्रिंटर हो, स्कैनर हो, मदरबोर्ड के बिना नहीं जुड़ेगा। तो इसका मुख्य सिस्टम बोर्ड होता है, मुख्य सिस्टम बोर्ड होता है वो क्या होता है? मदरबोर्ड होता है, ठीक है, कंप्यूटर का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस को दिए जाने वाले विभिन्न निर्देश किसके द्वारा ले जाए जाते हैं? ठीक है, तो किसके द्वारा ले जाए जाते हैं? यानी कि इनपुट यानी कि कंप्यूटर में कोई भी कमांड देते हैं हम, कोई भी यूजर्स
कंप्यूटर को कमांड देते हैं, तो वो कंप्यूटर उस कमांड को किस रूप में लेता है, इनपुट के रूप में लेता है, तो उसको कहेंगे इनपुट, ठीक है। और आउटपुट किसको कहेंगे, मतलब जो कंप्यूटर जो इनपुट लिया जाता है उसको प्रोसेस करके, मतलब उसमें प्रोसेसिंग करता है, उस कमांड को कंप्लीट करके आउटपुट के रूप में हमें प्रदान करता है, यानी कि मॉनिटर में मतलब दिखाता है उसको, जो हम कमांड दे रहे थे उसको रिजल्ट के रूप में, आउटपुट के रूप में दिखाता है, तो उसको आउटपुट कहते हैं। तो किसके द्वारा मतलब अंदर मतलब इनपुट और आउटपुट लिया जाता है, तो वो होता है कंट्रोल बस, ठीक है। कंट्रोल बस के द्वारा ये इनपुट और आउटपुट के रूप में लिया जाता है, क्योंकि उसको कंट्रोल करना होता है, जो उसका कमांड दिया जाता है उसको कंट्रोल भी करना होता है, तो वो कंट्रोल बस के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है डाटा को स्थानांतरित, डाटा को स्थानांतरित करने वाली बस को क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं डाटा बस, ठीक है। मतलब डाटा को स्थानांतरित करने वाली बस को क्या कहते हैं, मतलब जो स्थानांतरित करना है उस डाटा को, मतलब तो उस बस को क्या कहते हैं, मतलब बस के अंदर जो डाटा होता है उस बस के साथ जो स्थानांतरित होता है उस डाटा के साथ, तो उसको कहते हैं डाटा बस, ठीक है। मतलब उस डाटा बस के द्वारा ही डाटा स्थानांतरित होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है सीपीयू तथा पेरिफेरल के मध्य की कम्युनिकेशन लाइन को कहते हैं, ठीक है। तो उसको कहते हैं ऑप्शन नंबर बस, यानी कि सीपीयू और पेरिफेरल के मध्य की कम्युनिकेशन लाइन को कहते हैं बस, कहते हैं उसको, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इंस्ट्रक्शन साइकिल के चरण 1 और 2 क्या कहलाते हैं, मतलब इंस्ट्रक्शन साइकिल के चरण 1 और 2 क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि फैच चक्र कहलाते हैं। मतलब इंस्ट्रक्शन साइकिल के चरण 1 और 2 जो चरण होता है उसको क्या कहलाता है, फैच चक्र कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है एक कंप्यूटर प्रोग्राम को किस क्रम में निष्पादित करता है, तो मतलब उस कंप्यूटर प्रोग्राम को किस क्रम में निष्पादित करता है कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम को, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि फैच, डिकोड और एग्जीक्यूट। मतलब फैच होता है, डिकोड होता है और एग्जीक्यूट होता है उसमें, ठीक है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम को किस रूप में निष्पादित करता है, जब उसका क्रम क्या है, तो पहला होता है फैच, फिर होता है डिकोड, फिर होता है एग्जीक्यूट, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है इंस्ट्रक्शन साइकिल में होने वाली घटनाओं के क्रम में पहला साइकिल कौन सा है, ठीक है। तो पहला साइकिल होता है फैच साइकिल, मतलब इंस्ट्रक्शन साइकिल में होने वाली घटनाओं के क्रम में पहला साइकिल कौन सा होता है, तो होता है फैच साइकिल। जस्ट हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन जो होता है, ठीक है। मतलब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग किस क्रम में निष्पादित करता है, तो होता है फैच, ठीक है। यह होता है फैच, और इसमें भी दिया हुआ है फैच चक्र, ठीक है। इंस्ट्रक्शन साइकिल के चरण 1 और 2 क्या कहलाते हैं, तो ये फैच चक्र कहलाते हैं। तो पहला नंबर होता है फैच चक्र होता है, ठीक है। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है मशीन में कमांड को कैरी करने की विधि को क्या कहते हैं, मतलब मशीन में कमांड को कैरी करने की विधि को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं ऑप्शन नंबर पहला एग्जीक्यूटिंग, एग्जीक्यूटिंग कहते हैं उसको, ठीक है। मशीन में कमांड को कैरी करने की विधि को क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिंग कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है खाली स्थान आदेशों को पूरा करने की प्रक्रिया है, मतलब खाली स्थान आदेशों को पूरा करने की प्रक्रिया है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चौथा डिकोडिंग। डिकोडिंग आदेशों को पूरा करने की प्रक्रिया होती है, ठीक है। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संक्षिप्ताक्षर यूपीएस का पूर्ण रूप है, मतलब यूपीएस का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी कि उसका फुल फॉर्म क्या होता है यूपीएस का, तो यूपीएस का फुल फॉर्म होता है
ऑप्शन नंबर पहला यानी कि अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई, अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, इसमें सभी में अनइंटरप्टिबल लिखा है, इन सभी में पावर भी लिखा है, पावरफुल भी लिखा है। ठीक है, और सप्लाई भी लिखा है, सप्लाईज भी लिखा है और स्टोरेज भी लिखा है। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो कि यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई। ठीक है, ये सीधा सा जवाब है, अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई। ठीक है, यूपीएस का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो गए दोस्तों, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक डिवाइस जो न केवल उग्र संरक्षण जिसको कहते हैं सर्ज प्रोटेक्शन प्रदान करती है, बल्कि बिजली आउटेज के दौरान कंप्यूटर को बैटरी बैकअप पावर के साथ तैयार भी करती है, तो उसको कहते हैं, यानी कि उसमें काम भी होता है। ठीक है, उसको बिजली आउटेज के दौरान कंप्यूटर की बैटरी बैकअप करते हैं, यानी कि मतलब लाइन अगर आप कंप्यूटर काम कर रहे होंगे तो उसको प्रोटेक्ट भी करता है उस डाटा को। ठीक है, तो कौन कौन का तो डाटा को प्रोटेक्ट भी करता है। अगर बीच में लाइन कट हो जाता है, ठीक है, यानी कि बिजली चली जाती है, कंप्यूटर काम कर रहा है, बिजली चली जाती है, तो उसको बैटरी के रूप में, मतलब बैटरी के रूप में पावर सप्लाई देता है, तो वो कौन देता है, तो उसको जो पावर सप्लाई देता है उसको क्या कहते हैं, यूपीएस। जस्ट हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है। ठीक है, यूपीएस। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई। ठीक है, मतलब यूपीएस ही है जिसके अंदर बैटरी बैकअप पावर होता है। ठीक है, वो कंप्यूटर को दे सकता है। ठीक है, और वो कहाँ यूज होता है, घर के अंदर, आप घर के अंदर भी उसको यूज कर सकते हैं, यानी घर में आप कंप्यूटर रखते हैं उसके अंदर यूपीएस साथ में मिलता है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। और फिर कभी कभी अगर आप जरूरत नहीं पड़ता तो आप बिना यूपीएस का भी चला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको जरूरी है कि आपको बैटरी लगाना है, लेकिन हाँ ये होता है कि अगर आप यूपीएस नहीं लगाते हैं तो फिर जैसे ही लाइन कट होता है तो वैसे ही आपका जो डाटा रहता है वो होने का खतरा रहता है, कभी कभी शॉर्ट सर्किट होने का भी खतरा रहता है, साथ में जो डाटा रहता है वो पूरा तरीका से बैकअप नहीं दे पाते, तो ये सब प्रॉब्लम होते हैं। अगर यूपीएस लगाते हैं तो कुछ कम से कम आप 5 मिनट तक या 10 मिनट, कभी कभी यूपीएस के अंदर जो पावर होता है वो सप्लाई ज्यादा होता है तो वो 10 मिनट तक बैटरी बैकअप दे सकता है। ठीक है, तो 10 मिनट के अंदर आप बहुत सारे जो कमांड दिए रहते हैं उसको कंप्लीट कर सकते हैं, या कोई डाउनलोड कर रहे होते हैं तो फिर उसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आप शट डाउन करना चाहें तो फिर आप शट डाउन कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारा मतलब कंट्रोल करने का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, मतलब वो चीज अपने हाथ में कंट्रोल करने का ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन अगर आप बिना बैटरी का या फिर बिना यूपीएस का आप कंप्यूटर चलाएंगे तो फिर वो डाटा वो रिकवर नहीं हो पाएगा, बैकअप प्लान नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो वो चीज रहता है। ठीक, चलिए, तो उसको मतलब उसका बैटरी बैकअप पावर सप्लाई देता है, उसको क्या कहते हैं, यूपीएस देता है। ठीक है, जस्ट इतना याद रखना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन कंप्यूटर का अभिन्न अंग नहीं है। ठीक है, अभिन्न अंग नहीं है। ठीक है, तो ये यूपीएस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 5 यूपीएस कंप्यूटर का अभिन्न अंग नहीं है। सीपीयू कंप्यूटर का अभिन्न अंग है, माउस, स्कैनर, मॉनिटर ये कंप्यूटर के अभिन्न अंग है। ठीक है, लेकिन यूपीएस कंप्यूटर का अभिन्न अंग नहीं है, इसको सिर्फ हम पावर सप्लाई के रूप में ही यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए, और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न कवर करते हैं। ठीक है, चलिए, प्रश्न है पावर स्ट्रिप क्या है। तो पावर स्ट्रिप क्या है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला,
यह एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसका उपयोग वॉल के आउटलेट की क्षमता का विस्तार करने के लिए किया जाता है, जिसमें समायोजित करने वाले उपकरण हो सकते हैं। ठीक है, मतलब पावर स्ट्रिप क्या होता है, वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है, ठीक है, जिसका उपयोग वॉल के आउटलेट की क्षमता का विस्तार करने के लिए किया जाता है, और इसमें क्या होता है, समायोजित करने वाले उपकरण हो सकते हैं। ठीक है, पावर स्ट्रिप में ये पावर स्ट्रिप होता है। बाकी के जो ऑप्शन है वो आपके अलग अलग होते हैं। ये जो ऑप्शन है वो बाकी चीज के लिए यूज होता है। बाकी ये जो पावर स्ट्रिप होता है, ये पहला ऑप्शन ये सही है दोस्तों। ठीक है, अब बाकी अगर ऑप्शन देखें तो यह एक पावर आउटलेट में मल्टीपल कंपोनेंट्स को प्लग करता है, जो कि नहीं होता है पावर स्ट्रिप में। अगला पॉइंट देखते हैं तो यह इलेक्ट्रिकल डिवाइसों के लिए पावर सप्लाई प्रोवाइड करता है, ये भी नहीं है। और इसका आखिरी ऑप्शन दिया हुआ है, यह इनपुट सिग्नल के वोल्टेज, करंट या पावर के मैग्नीट्यूड को बढ़ाने के लिए प्रयोग होता है, ये भी नहीं है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है पावर स्ट्रिप का। यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका उपयोग वॉल के आउटलेट की क्षमता का विस्तार करने के लिए किया जाता है, जिसमें समायोजित करने वाले उपकरण हो सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और आप पर क्लिक कीजिए ताकि मेरे चैनल के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ये भी होता है दोस्तों कि जैसे हम अपने चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो सबसे पहले वीडियो आप तक पहले पहुंचती है। अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे या फिर आपके दोस्त कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि अगर वो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो उनको भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने में मदद मिल सके और आपको भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने में मदद मिल सके। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और फिर हम मिलेंगे अगले ही इसी प्रकार के वीडियोस में, और आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।